नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा के 24 लाख छात्रों के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा कि सभी छात्रों का रिजल्ट ऑनलाइन घोषित हो। इतना ही नहीं, शनिवार दोपहर 12 बजे तक सारी जानकारी अपलोड करने को भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है तो वहीं यूपी से बुरी खबर है। गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रू एक्सप्रेस के 10 डब्बे पटरी से उतर गए। इस रेल हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 27 लोग घायल हैं। एसी कोच बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सत्ता में आज कांवड़ यात्रा को लेकर छिड़े नाम वाले संग्राम की चर्चा करेंगे। यह विवाद हर बयान के साथ धर्म वाले जुबानी कलेश की ओर बढ़ रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों को दुकान के बाहर अपना नाम लिखने का आदेश दिया था। इस पर अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक आक्रोशित हैं। कैसे इस आदेश पर राजनीति हो रही है, आपको जरूर देखना चाहिए। राजनीति तो महाराष्ट्र में भी हो रही है, और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के उस हथियार को लेकर जिससे उन्होंने धोखेबाज अफजल को खत्म किया था। दरअसल लंदन के म्यूजियम से छत्रपति शिवाजी के हथियार बाघ नख को 3 साल के लिए भारत लाया गया है। सत्ता पक्ष से ऐतिहासिक कदम बता रहा है, वहीं शिवसेना के नेता इस पर उधार वाला कटाक्ष कर रहे हैं। दिल्ली में सियासी हलचल की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर बाद बीजेपी दफ्तर जाने वाले हैं। बीजेपी कार्यालय में वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। टीवी 9 भारतवर्ष का पर आपको सारे अपडेट्स हम देने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के जंगलों में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सेना के जवान, ड्रोन्स और 40 आर्मी डॉग्स जो हैं वो आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि जंगल में 24 आतंकी छिपे हुए हैं। और महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर और उसके परिवार के खिलाफ कानूनी एक्शन लगातार जारी है। पूजा खेडकर की मां मनोरमा को पुणे ग्रामीण पुलिस ने किसानों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुणे में जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने 20 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में पूजा खेडकर की मां को भेज दिया। अंग्रेजी के महान लेखक और प्रख्यात नाटककार विलियम शेक्सपियर की कृति रोमियो एंड जूलियट का एक मशहूर कथन, What's in a name? A rose by any other name would smell as sweet. यानी नाम में क्या रखा है। गुलाब का नाम कुछ और भी रख दिया जाए तो भी उसकी सुगंध उतनी ही मीठी रहेगी। लेकिन शेक्सपियर के कथन से उलट उत्तर प्रदेश में दुकान और दुकान मालिक के नाम बताने वाले एक आदेश पर विवाद हो गया है। दरअसल 4 दिनों के बाद सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। हरिद्वार से गंगा जल भरने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में कांवड़िए जाते हैं। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके से शिव भक्त कांवड़ यात्री गुजरते हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर एक बड़ा केंद्र है। इसी को देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस ने खाने पीने की दुकानों के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें दुकान के बाहर मालिक और कर्मचारी का नाम लिखने को कहा गया है। आदेश के मुताबिक फल की रेहड़ी लगाने वालों को अपना नाम रेहड़ी पर लिखना होगा। देख रहे हैं आप, अब यहां पर नाम लिखना होगा। वो गलत नाम नहीं लिख सकते। गलत नाम पर फल बेचने वाले जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी तरह होटल मालिक को अपना और अपने कर्मचारी का नाम होटल के बोर्ड पर लिखना होगा, जिससे कांवड़ यात्री को यह जानकारी मिल पाए कि वो जिस होटल में खाना खा रहे हैं या खाने जा रहे हैं या फिर जिस दुकान से फल खरीद रहे हैं वो किसकी है, उनका नाम क्या है। मुजफ्फरनगर प्रशासन के इस आदेश का असर भी देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर फलों का ठेला लगाने वाले अब अपने ठेलों पर अपने अपने नाम के पोस्टर भी लगाने लग गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, पप्पू फल, देखा आपने, पप्पू फल है ये। खैर, यहां पर देखिए मोनू जूस सेंटर। कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन मुजफ्फरनगर प्रशासन के इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फैसले का विरोध करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा। उन्होंने आगे लिखा कि कोर्ट को इस फैसले पर खुद संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं, ये शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। AIMIM के अध्यक्ष
असुद्दीन ओवैसी भी इस आदेश के खिलाफ खड़े हुए हैं। उन्होंने इसकी तुलना हिटलर के फैसले से की है। उन्होंने लिखा है कि अब हर ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और इसकी तुलना जर्मनी के नाज़ी काल से कर दी है, जबकि कांग्रेस पूछ रही है कि यह मुसलमानों के आर्थिक बॉयकॉट की दिशा में उठाया गया कदम है या दलितों के आर्थिक बॉयकॉट का। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर प्रशासन के इस आदेश पर अब गला काट राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं को वोटों के ध्रुवीकरण की लहलहाती फसल दिख रही है, जिसे काटने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों को। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। क्या इस देश में हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह से नहीं रहते हैं? कब तक ये साजिशें चलती रहेंगी? कब तक ये एक दूसरे को अलग करने की साजिश होगी? अलग भी करना और मुसलमानों को, गरीब, खासतौर से गरीब मुसलमानों को बेरोजगार करना क्या मुनासिब है? कांवड़ यात्रा में बहुत बड़ी आस्था रहती है लोगों की, तो अगर आप बीच के रास्तों में जिस तरीके से बहुत सारी दुकानें होती हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो वो नहीं खान पान का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें इतना हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें मुद्दों से हटाने के लिए प्रशासन के पीछे जो शासन है हमारे, वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, नाम बताने वाले आदेश पर नॉनस्टॉप राजनीति के बीच मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बयान आया है। डीएम और एसपी दोनों ने कहा है कि नाम लिखने वाला आदेश सिर्फ कांवड़ यात्रा मार्ग में सावन महीने के लिए ही है। कांवड़ियों और स्थानीय दुकानदारों में किसी तरह का विवाद ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। हालांकि स्थानीय दुकानदार और ठेले वाले नाम लिखने वाले आदेश को सही बता रहे हैं। उनका तर्क है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए जरूरी है कि पहले से उपाय किए जाएं जो हो भी रहे। लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न। मेरा नाम बाबू। आपको जो प्रशासन ने बोला है कि जैसे कि अपने रेस्टोरेंट की जो नाम आपने लिखा है उस पर आपका असली नाम होना चाहिए। असली नाम है मेरा तो असली है, मगर उन्होंने कहा अगर मोहम्मद लगाओ या वो लगाओ। हाँ, तो ये लगा आपने, फिर मजबूरी। ये बिल्कुल एकदम से गलत फैसला मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, प्रशासन ये चाह रहा है कि आप अपनी दुकान को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में तोड़ दें। आप हिंदू को बताएं कि भैया ये मुसलमान का होटल है, या मुसलमान को बताएं ये हिंदू का होटल है। ये प्रशासन ने लगवाया है। प्रशासन ने कहा कि आपके ठेली पे वो बैनर लगाना चाहिए अपने नाम का। लाभ तो उन्हें पता चलेगा जी बाद में, क्या नाम उसका, क्या लाभ होगा इससे, क्या नहीं होगा। बंदी हो जाएगा कांवड़ में तो ठेली लगने की नहीं, फिलहाल नाम देख के फल खरीदेगा बस। हाँ, निर्देश आए एक तरीके से सही भी है जो पुलिस ने निकाले, वो एक तरीके से मुझे लगता है सही भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर मज़दूर मुस्लिम है, अगर वो काम कर रहा है, यहाँ पर मजदूरी कर रहा है, अब उसे 10-15 दिन से अगर घर पर बिठा दिया
तो वो कहाँ से इनकम प्राप्त करेगा, अब कैसे घर चलाएगा। प्रिंस चौधरी ढाबा, बाकी सर जो चीज़ बेटर लगे प्रशासन को, जो चीज़ सही लगे उस चीज़ के हिसाब से हम चलते हैं, तो कानून फॉलो करते हैं हम, ठीक है। सब चीज़ जैसे भी अपना प्रशासन के हिसाब से जैसे भी सही लग रही है, अच्छी है, बेटर है, बेस्ट है। मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश के बाद जगह जगह पर ढाबों पर मालिकों का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं खतौली बाईपास के पास बने साक्षी टूरिस्ट ढाबे पर, और आप देख सकते हैं कि प्रोप्राइटर का नाम आपको यहाँ पे नजर आएगा। लिखा हुआ है प्रोप्राइटर अक्षय प्रताप सिंह, यानी कि मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश के बाद यहाँ पर बाकायदा प्रोप्राइटर का नाम लिखा हुआ है। और अब कुछ काल्पनिक उदाहरण से समझिए कि मुजफ्फरनगर प्रशासन को यह फैसला क्यों लेना पड़ा। जिसे दुकान का नाम है दुर्गा मिष्ठान भंडार, लेकिन उसका मालिक है दानिश। दुकान का नाम है कृष्णा टी स्टॉल, लेकिन उसके मालिक का नाम है कामरान। किसी होटल का नाम है शंकर भोजनालय, लेकिन उसके मालिक का नाम सलीम। सोचिए जरा। इसी तरह जैसे किसी ने हनुमान होटल खोल लिया है, लेकिन मालिक का नाम है हिदायत। या फिर उदाहरण के लिए किसी दुकान का नाम है ब्रह्मा मेडिकल स्टोर, लेकिन उसे कोई बुरहान नाम का शख्स चला रहा है। इसी का इशारा करके यूपी के एक मंत्री जी 2 हफ्ते पहले ही मुजफ्फरनगर प्रशासन के इस फैसले की नींव रख चुके थे। तो मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी दुकानें चलाते हैं, वो दुकानें अपनी चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें। क्योंकि जो बाहर से आने वाले कावड़ी हैं वो उस पर आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें फिर विवाद का कारण बनता है, उनको पता लगता है। तो इस बात की बिल्कुल पारदर्शिता हो कि पुलिस को सुनिश्चित कर ले कि इसी प्रकार का ना हो, ताकि कोई विवाद का कारण मुजफ्फरनगर में या अन्य स्थानों पर ना बने। इस फैसले के पीछे सिर्फ काल्पनिक उदाहरण नहीं है, बल्कि कुछ घटनाएं भी हैं जिसमें दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद हुआ। जैसे जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ही एक मुस्लिम शख्स एक हिंदू देवता के नाम पर ढाबा चला रहा था। जब हिंदू पक्ष के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया और फिर इस मामले में पुलिस को दखल देना पड़ा। इसी तरह अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक मुस्लिम युवक श्रीनाथ डोसा के नाम से स्टॉल चला रहा था, जिसका लोगों ने विरोध किया और इसके बाद उस शख्स ने अपनी स्टॉल का नाम श्रीनाथ डोसा की जगह अमेरिकन डोसा कॉर्नर कर दिया। वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जब बीजेपी के लोगों ने डीएम से शिकायत की थी कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान चला रहे हैं और इससे हिंदुओं को भ्रमित किया जा रहा है। यानी हिंदू देवताओं के नाम पर दुकान और मालिक मुसलमान। इस विषय पर पहले भी कई बार विवाद होता रहा है। वैसे प्रशासन ने यह तो तय कर दिया है कि दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा, लेकिन सोचिए अगर किसी का नाम गुड्डू, राजू, मिंटू, चिंटू और पिंटू है तो कांवड़ियों को यह कैसे पता चलेगा कि वो किस धर्म के हैं। यानी प्रशासन के फूल प्रूफ प्लान में लूपहोल है। वैसे प्रशासन को ऐसे आदेशों से पहले इसके सामाजिक असर का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि दुकान के बाहर नाम लिखने या बताने का कोई कानून नहीं है। इसीलिए ऐसे मामलों में विवाद की आशंका ज्यादा होती है। वहीं इस पर राजनीति करने वाले नेताओं को भी सोचना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के दुकानदारों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। इसीलिए इसमें अगर ध्रुवीकरण वाले पॉलिटिकल टूल का इस्तेमाल ना किया जाता तो भी ये समाज में शांति और व्यवस्था के लिए बेहतर होता। सत्ता में अब बात करते हैं उस रहस्यमयी रत्न भंडार की, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिसको लेकर हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अंदर स्थित रत्न भंडार में क्या है। आज का दिन बेहद खास था। ओडिशा में तैयारी भी विशेष थी। जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, जगह जगह बैरिकेडिंग थी। यह आपको देखना चाहिए। बड़ी ही रोचक खबर है इस रत्न भंडार के बारे में जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सीधे चलते हैं, इसकी डिटेलिंग देखते हैं। आइए। आज दूसरा मौका था जब जगन्नाथ मंदिर के अंदर मौजूद रत्न भंडार को खोला गया। इससे पहले 14 जुलाई को इसके बाहरी कक्ष को खोला गया था। इस दौरान बाहरी कक्ष में रखी गई सभी कीमती चीजों को अस्थायी स्ट्रांग रूम में रखा गया। आज सुबह रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष को खोला गया और वहां रखी सभी चीजों को अस्थायी स्ट्रांग रूम में रखा गया। आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि आज सुबह क्या क्या हुआ। सुबह 8 बजे से जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। ओडिशा सरकार की ओर से गठित पर्यवेक्षण समिति के सदस्य सुबह 9 बजे मंदिर में गए
आंतरिक कक्ष को शुभ मुहूर्त में यानी सुबह 9:51 पर खोला गया। कहा जा रहा है कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ से कीमती सामान को शिफ्ट करने के लिए आशीर्वाद भी मांगा गया। इसके बाद आंतरिक कक्ष में रखे गए 12 बक्सों को निकाला गया। सभी बक्सों को अस्थायी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया गया। केवल अधिकृत लोगों को पारंपरिक पोशाक में प्रवेश की अनुमति थी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। मंदिर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब देखिए इसमें क्या है। बताया जा रहा है कि एएसआई की टीम कक्ष के अंदर मिले सामान की जांच करेगी। एएसआई की 11 सदस्यीय टीम को इस रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष में जाने की अनुमति भी है। आपको बता दें कि इस मंदिर के तहखाने में एक बाहरी और एक आंतरिक कक्ष है जिसमें रत्न रखे गए हैं। कहा यह जा रहा है कि जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक कक्ष में जिन बक्सों के रखे होने की बात कही जा रही है उनमें 12वीं शताब्दी से भी पुराने रत्न होने का दावा किया जा रहा है। जब इन बक्सों को खोला जाएगा और अंदर रखे रत्नों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि आखिर इन बक्सों में किस काल या किस राजा द्वारा अर्पित किया गया कौन सा रत्न है। ये पहला मौका होगा जब बक्सों में रखे रत्नों का रहस्य सामने आएगा और ये सारे अपडेट हम आपके सामने सबसे पहले पूरी जानकारी के साथ रखेंगे। जो भी हमारा भीतर रत्न भंडार में जो भी आभूषण है, जो भी वैल्यूबल्स है, उसको सरकार के द्वारा धार्य किए गए एसओपी के तहत जो अस्थायी रत्न भंडार है उसके अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। रोल है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और उसको सिक्योर्ड रखना, वो टेम्पररी भंडार है। उसके अलावा सीसीटीवी सर्वेलेंस और other aspects of security it has been taken care of. After the total clearance of both the outer and the inner Ratna Bhandar, the premises will be handed over to the Archaeological Survey of India to carry out complete repair and conservation work, because to our knowledge we have not carried out repair work of the Ratna Bhandara since many decades. Thereafter, all the jewelries, valuables from both the bhandaras which have been temporarily kept in the strong room outside next to the Ratna Bhandara will be shifted back to the original place and the inventory process will begin. We will take the help of the eminent jewelers. We have requested the Reserve Bank of India also to send their representative for this process. The last inventorization was done in 1978, so we have the records of that. That will be compared and we will know how things are going once the process is completed. जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक कक्षों से जिन बक्सों को बाहर निकाला गया है उनमें कौन से रत्न रखे गए हैं, इसकी जांच के लिए आरबीआई और आभूषण विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है। स्ट्रांग रूम से जब इन बक्सों को दोबारा से आंतरिक कक्ष में रखा जाएगा तो एक्सपर्ट की ये टीम इनमें रखे रत्नों की जांच करेगी। आपको बता दें कि आंतरिक कक्षों से रत्न को बाहर निकालने और उसे फिर आंतरिक कक्ष में रखने से लेकर तमाम प्रक्रिया को पूरा करने में 4 फेज में बांटा गया है। आज दूसरे चरण में आंतरिक कक्ष को खोला गया। चारों फेज का काम भी पूरा होने में अब कुछ और हफ्तों का समय लग सकता है। अभी जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार से क्या क्या मिला है इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि हीरे जवाहरात और सोने से भरे 12 बक्से हैं। पहले जब वर्ष 1805 में चार्ल्स ग्रोम की ओर से खजाने का डॉक्यूमेंटेशन किया गया था, उस दौरान 64 सोने चांदी के आभूषण थे। साथ ही 128 सोने के सिक्के, 1297 चांदी के सिक्के और 106 तांबे के सिक्के और 1333 प्रकार के कपड़े मिले थे। सत्ता में अब बात करते हैं हिंदुस्तान की उस धरोहर की जिसकी 200 साल बाद वतन वापसी हुई है। इसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर देखिएगा, यह हिंदुस्तान के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का वो हथियार है जिससे उन्होंने एक धोखेबाज मुस्लिम आक्रांता के षड्यंत्र को पल भर में नाकाम कर दिया था। इसमें शिवाजी की वीरता और शौर्य की कहानी छिपी है। इस शस्त्र का नाम है बाघनख। सही सुना आपने, यह छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघनख है।
इसकी वतन वापसी हो चुकी है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इससे किया जाने वाला हमला बाघ के नाखूनों की तरह होता है और इसीलिए इसे बाघ नख कहा गया है। ये वो हथियार है जिस पर मुगल आक्रांता की मौत लिखी थी। बाघ नख वो हथियार है जिससे मुगलों के खतरनाक लड़ाकों का पेट चीर दिया गया था। इतिहास की किताबों में इसके कई किस्से आपने सुने होंगे। हो सकता है स्कूल की किताबों में भी कई बच्चों ने बाघ नख के बारे में पढ़ा होगा। आज फिर से इतिहास के उन पन्नों को पलटने का वक्त आ गया है। आज सत्ता में हम आपको शिवाजी, बाघ नख और धोखेबाज अफजल खान के खात्मे की पूरी कहानी सुना रहे हैं। पहले जानिए बाघ नख को कब लाया गया और अब आगे इसे कहां रखा जाएगा। शिवाजी का बाघ नख करीब 200 साल बाद ब्रिटेन से भारत लाया गया है। ब्रिटेन के विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम से बुधवार को छत्रपति शिवाजी का बाघ नख हथियार मुंबई लाया गया। 19 जुलाई को महाराष्ट्र के सतारा में छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में प्रदर्शनी में रखा जाएगा। 7 महीने तक शिवाजी का बाघ नख छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में रहेगा। इसे बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा जाना है और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी है। महाराष्ट्र में संस्कृति मामलों के मंत्री सुधीर मुंगटीवार के अनुसार इसे ब्रिटेन से भारत लाने में करीब 14 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वर्षों की कोशिश और बातचीत के बाद लंदन के म्यूजियम ने बाघ नख को 3 साल के लिए भारत को सौंपा। सतारा में बाघ नख का इंतजार हो रहा है। इसके स्वागत की तैयारी हो रही है, साथ साथ इस पर राजनीति भी हो रही है। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 3 वर्ष के लिए उधार पर इसे क्यों लाया गया है। आप सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए बाघ नख की वतन वापसी पर महाराष्ट्र में क्या माहौल। म्हणजे लोनवर आहे की परतावा आहे? जर परतावा असेल तर महाराजांचं मंदिर व्हावं आणि त्याच्यात ही वाघनखं ठेवली जावी। पण पहिली गोष्ट म्हणजे ही वाघनखं शिवकालीन आहेत की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वापरलेली आहेत ह्याचं स्पष्टीकरण यावं। आणि दुसरं म्हणजे हे लोन आहे की परतावा आहे? इसके विशेषज्ञों का और इसमें जानकारी जो इतिहासकार है जो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ये वाघ नख ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने यूज किए वाले नहीं। उसने प्रश्न चिन्ह लगाया। अब सरकार लोगों के भावना के साथ में क्यों खेलती है? अगर नहीं है, अगर है तो उसका स्पष्ट रूप से पुरावा देना चाहिए। बातों से काम नहीं चले। जी महाराज के नाम पे वोट की राजनीति के लिए ये सब करना ये तो गलत है ना। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ये वाघ नख हमें दिए जाए। उन्होंने 1 साल के लिए कहा था, बाद में 3 साल के लिए। कोई भाड़ा नहीं, कुछ नहीं, मुफ्त में वो दे रहे और मुफ्त में वाघ नख हमको दे रहे। और इसमें हमने प्रदर्शनी में सातारा 1 करोड़ का चलता है और वाघ नख गाने के लिए वो तो बाकी सब खर्चा मैंने किया। सिर्फ ये सरकारी दौरा रहना चाहिए करके जाने आने के टिकट और रहने का, इतनी 2 ही बातें मैंने की। तो आपके पेट में इतना दर्द होगा? आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि जब बाघ नख शिवाजी की शक्ति की निशानी है तो ये अंग्रेजों के पास कैसे पहुंचा। इसको लेकर कई इतिहासकारों का कहना है कि आज से लगभग 206 साल पहले बाघ नख को एक अंग्रेज को उपहार में दिया गया था। लंदन में म्यूजियम में भी बाघ नख के इतिहास को लेकर जानकारी दी गई है। म्यूजियम के बोर्ड पर लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख, जिसके साथ उन्होंने मुगल सेना के जनरल को मार डाला था, इसे ईडन के जेम्स ग्रांट डफ को तब दिया गया था जब वो सतारा में रहते। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने पिछले हफ्ते विधानसभा में कहा था कि बाघ नख का प्रयोग छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे। उन्होंने एक इतिहासकार के दावे पर यह टिप्पणी की थी जिसमें कहा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन 1659 में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को बाघ नख से मारा। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि बाघ नख अंग्रेजों को कैसे मिला और ब्रिटेन कैसे पहुंच गया। पूरी टाइमलाइन आपके सामने देखिए। साल 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज अधिकारी जेम्स ग्राउंट डफ को सतारा में राजनीतिक एजेंट बताकर भेजा था। दावा है कि इसी साल इन्हें बाघ नख उपहार में दिया गया था। साल 1824 में अंग्रेज अधिकारी डफ वापस इंग्लैंड लौटे तो वो अपने साथ इस बाघ नख को ले गए, जहां उन्होंने विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम को दान कर दिया।
ये वही म्यूजियम है जहां से कल इस बाघनक को भारत लाया गया है। विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में यह जानकारी दी गई है कि मराठाओं ने उपहार के रूप में इसे दिया था। म्यूजियम के अनुसार इसे एक बॉक्स में रखा गया है और शिलालेख के जरिए जानकारी दी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघनक का सबसे बड़ा शिकार था धोखेबाज अफजल खान। आज आपको अफजल खान के बारे में जानना चाहिए ताकि आप ये समझ पाएं कि छत्रपति शिवाजी का छिपा हुआ बाघनक कैसे संकट के समय में दुश्मनों को खत्म कर देता था। अफजल खान बीजापुर की आदिल शाह हुकूमत का सबसे खतरनाक लड़ाका था। अफजल खान के बारे में कहा जाता है कि वो दुश्मनों को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, यानी युद्ध के नियम और मर्यादाएं भी तोड़ देता था। यह भी कहा जाता है कि युद्ध में धोखा देना ही अफजल खान का सबसे बड़ा हथियार था। धोखे से वार करने की कला के कारण ही अफजल खान ने आदिल शाह की सल्तनत में खास जगह बनाई थी। अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी पर धोखे से वार किया, लेकिन वो नाकाम रहा। छत्रपति शिवाजी के शौर्य के सामने उसकी सारी साजिशें बेकार हो गई। अफजल खान ने महाराष्ट्र में हजारों हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ने का काम किया। अफजल खान ने मंदिरों के धन को लूटा और मंदिरों को तोड़ा। अब आपको वो दिलचस्प कहानी भी जाननी चाहिए जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को महान सेनानायक के तौर पर जाना जाता है, जबकि अफजल खान की पहचान एक धोखेबाज लड़ाके के तौर पर होती है। यह बात उस दौर की है जब छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। शिवाजी की कीर्ति लगातार बढ़ रही थी। बीजापुर का शासक आदिल शाह मराठा साम्राज्य को खत्म करके प्रतापगढ़ पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो ये तब तक नहीं कर सकता था जब तक कि शिवाजी महाराज को मारा ना जाए। मराठाओं पर कब्जा और शिवाजी को मारने की जिम्मेदारी आदिल शाह की मां ने अफजल खान को दी। अफजल खान युद्ध से पहले छल से छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या करना चाहता था। उसने शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ के पास मिलने का संदेश भेजा। शिवाजी ने अफजल खान का यह संदेश स्वीकार किया और दोनों की मुलाकात का स्थान तय हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात प्रतापगढ़ के पास शामियाने में हुई। अफजल खान जैसे ही शिवाजी महाराज से गले मिला, उसने हाथ में बंधा चाकू शिवाजी की पीठ में घोंपने की कोशिश की। शिवाजी महाराज को पता था कि अफजल खान धोखा देने वाला है। वो तैयारी कर आए थे, इसीलिए वो पहले से अपने हाथ में बाघनक पहने हुए थे और उन्होंने एक ढाल पहन रखी थी। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी पर हमला किया, उन्होंने अफजल खान का पेट बाघनक से चीर दिया। बाघनक के निर्माण के बारे में हमने रिसर्च की तो बहुत इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट सामने आए। विभिन्न स्रोतों से जो हमें रोचक जानकारियां मिली हैं वो देखिए। सबसे प्रचलित अनुमान यह है कि बाघनक लोहे से बनाया जाता है। लोहे को मजबूत और धारदार बनाने के लिए ऊंचे तापमान पर इसे गर्म किया जाता है और फिर विशेष तकनीक से इसे नुकीला आकार दिया जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसमें अन्य धातु जैसे तांबा और चांदी भी मिलाई जाती थी, जिससे यह और भी मजबूत और टिकाऊ बन जाता था। यह भी एक प्रचलित मत है कि बाघनक का नाम वास्तविक बाघ के नाखूनों से प्रेरित था और इसे जानवरों के नाखूनों को धातु के साथ ढालकर बनाया जाता था। इसके साथ ही कई जगह लकड़ी से बने बाघनक का भी उल्लेख मिलता है। ऐसा संभव है कि लकड़ी का उपयोग हल्के वजन वाले बाघनक बनाने के लिए किया जाता है और उससे अभ्यास किया जाता था। कुल मिलाकर बाघनक चाहे जिस भी चीज से बना हो, लेकिन इससे अच्छी खासी चीरफाड़ हो जाती थी। आज से लेकर जो राजनीति हो रही है उसे भी एक तरफ से चीड़फाड़ वाली राजनीति ही कहेंगे। विपक्ष सवाल इस बात पर उठा रहा है कि बाघनक को अगर 3 वर्षों के लिए ही लाया गया है तो इसे वतन वापसी कैसे कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और करीब 24 लाख छात्रों से जुड़ी एक बड़ी और जरूरी खबर की बात करते हैं। यह खबर अंडर ग्रेजुएट नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर है। अंडर ग्रेजुएट नीट परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए कुछ बड़े आदेश दिए और बहस के दौरान कुछ बड़ी बातें भी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा देने वाले छात्रों के नंबर सेंटर के हिसाब से सार्वजनिक किए जाएं। नंबर सार्वजनिक करने के दौरान किसी छात्र की पहचान उजागर ना हो। शनिवार दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट ऑनलाइन अपडेट किए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ है, लेकिन यह कितना व्यापक है यह देखना बाकी है। कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब सोमवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
डॉक्टरों की परीक्षा में भ्रष्टाचार की खबर के बाद अब नैतिक भ्रष्टाचार की खबर की बात करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन मॉडर्न इंडिया में किसान को सिर्फ इसलिए मॉल में एंट्री नहीं मिल पाती है क्योंकि वो भारतीय पारंपरिक वस्त्र, धोती और कुर्ते में था। यह खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है, जहां कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर बेंगलुरु से एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक बुजुर्ग किसान को उसके पहनावे के कारण मॉल में घुसने से मना कर दिया गया। किसान अपने बेटे के साथ मॉल में फिल्म देखने पहुंचा था। इस घटना से दुखी होकर किसान और उसके बेटे ने एक वीडियो में मॉल के सुरक्षा कर्मियों और प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में किसान और उसका बेटा बता रहे थे कि कैसे कपड़ों की वजह से उन्हें मॉल में एंट्री नहीं मिली। जब सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि धोती पहनने वाले लोग मॉल के नियमों के अनुसार प्रवेश नहीं कर सकते। इस घटना के बाद जमकर हंगामा होता है। किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, मॉल प्रबंधक के खिलाफ एक्शन की मांग की थी। इसके बाद मॉल मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर किसान को बुलाया गया, माला पहनाकर मॉल में एंट्री करवाई गई। हालांकि मॉल मैनेजमेंट के इस यूटर्न के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ है। यह मुद्दा कर्नाटक विधानसभा सत्र में उठाया गया, जिसके बाद अब कर्नाटक सरकार ने मॉल प्रबंधन पर एक्शन लिया है। कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री बिर्थी सुरेश ने बताया कि सजा के तौर पर मॉल को 7 दिन के लिए बंद किया जाएगा। वैसे पहले भी बेंगलुरु में इससे मिलती जुलती घटना सामने आई थी, जब मेट्रो स्टेशन पर एक व्यक्ति को उसके पहनावे के कारण प्रवेश नहीं दिया गया था। बाद में बेंगलुरु मेट्रो ने ऐसा करने वाले कर्मचारी को निलंबित कर दिया था। लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद किसी एक कर्मचारी पर एक्शन ले लेना या मॉल को 7 दिनों के लिए बंद कर देना तात्कालिक समाधान हो सकता है, लेकिन संपूर्ण समाधान नहीं है। भारत जैसे देश में जहां संविधान पहनावे के आधार पर किसी को किसी के साथ भेदभाव की इजाजत नहीं देता है, वहां एक मॉल में एक किसान को सिर्फ इसलिए एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि वो धोती कुर्ता पहनता है और संभ्रांत नहीं दिखता। क्या किसी सामान्य व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मॉल में एंट्री करने से रोकना उचित है क्योंकि वो धोती कुर्ता या किसी और पारंपरिक वेशभूषा में? उसमें भी अगर बात किसान की है तो ये भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए बेहद अपमानजनक है। वैसे सोचिए कि जिस तरह मॉल एक किसान के पहनावे को लेकर उसे रिजेक्ट कर रहा है, उसी तर्ज पर किसान अगर अपने स्वाभिमान की बात करते हुए मॉल और मल्टीप्लेक्स चलाने वालों को रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा? किसान अगर अपनी फसल के आगे बैरिकेड लगा दे तो इन मॉल्स में जो खाने पीने की दुकानें हैं उनके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। फिल्म देखने वालों के लिए पॉपकॉर्न का पैकेट खाली हो जाएगा। मॉल चलाने वाले अमीर लोग जो खाना खाते हैं वो किसान अपने खून पसीने की मेहनत से उगाते हैं। इसीलिए सरकार ने 7 दिन के लिए मॉल बंद करने की जो सजा दी है, उस दौरान मॉल के प्रबंधन को आत्ममंथन करना चाहिए।